हाँ, तो नमस्कार। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है वो हमेशा की तरह बिल्कुल सभी अपने-अपने घरों में अच्छे होंगे। चलो, तो हम मध्यकालीन भारत का जो इतिहास पढ़ रहे थे, उसी की क्लास को वापस जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले अपन कुछ चीज़ें देख लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर वैसे आप लोगों को पूरी याद होगी ही होगी, उसमें कोई ज़्यादा बताने लायक ज़रूर कोई बात नहीं है। एक जो सिंपल सा फैक्ट है कि केवट किसान विद्रोह किस समय हुआ था? तो ये आप फैक्ट आप याद करना, एक बार रिकॉल करें। केवट किसान विद्रोह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन भारत के अंदर किसान विद्रोह जो होते तो थे, पर बहुत कम होते थे या नहीं के बराबर होते थे। इस कारण से इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो केवट जो किसान विद्रोह है वो पाल वंश का शासक था एक, जिसका नाम था रामपाल। तो रामपाल के समय हुआ। ये जो केवर्त किसान विद्रोह है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो पाल वंश के शासक रामपाल के समकालीन या फिर इनके दरबार में एक विद्वान थे जिनका नाम था संध्याकर नंदी। याद आई गए होंगे आपको संध्याकर नंदी। तो संध्याकर नंदी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रामपाल चरित। रामपाल चरित, उस पुस्तक के अंदर इस चीज का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अपन बात करें केवल पाल वंश के बारे में, तो पाल वंश का दूसरा संस्थापक जो है वो महिपाल को मानते हैं। पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसको मानते हैं? महिपाल को। इस महिपाल को चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने पराजित किया था। वो आपको याद ही है कि राजेंद्र प्रथम जो है वो सब साउथ से रवाना हुआ और वो साउथ से जो है वो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों के माध्यम से अपनी सेनाएं जो सब आगे बढ़ाते बढ़ाते वो फाइनली गंगा नदी के तट तक पहुंच गया, मतलब अर्थात सब बंगाल तक पहुंच गया और उसने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया। और महिपाल को पराजित करने के बाद में चूंकि वो गंगा नदी तक पहुंच गया था, इसलिए उसने उपाधि धारण करी गंगे कौंड। ठीक है, मतलब अर्थात गंगा नदी तक के क्षेत्रों को जीतने वाला। उसके बाद में मतलब आपको पता है उसके एमबीए किया हुआ था, उसने खूब मार्केटिंग करी भाई साहब। गंगे कौन चोलपुरम नगर बसाया, गंगे कौन चोलेश्वर मंदिर बनाया, गंगे कौन चोलम या फिर गंगे चोलम जो है सब है ना तालाब भी बनाया। तो उसने जगह जगह होर्डिंग्स लगा दिए और फिर अपने नाम के आगे लगाता था गंगे कौन राजेंद्र प्रथम। खैर वो जो बंदा है वो है ना डिजर्व भी करता था, लेकिन इस जो राजेंद्र प्रथम ने जिसको पराजित किया था वो पाल वंश का शासक था महिपाल। हालांकि वो भी कहते हैं ताकतवर शासक था, लेकिन एकदम से देखो अब राजेंद्र फर्स्ट से सामना होगा तो अब हार तो होनी है। पर आप ध्यान रखना उसी महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहते हैं। पहला संस्थापक कौन था पाल वंश का? तो वो आपको पता ही है, गोपाल। गोलमाल सीरीज वाला, गोलमाल सीरीज वाला कौन था? ये गोपाल था। चलो, तो ये तो होगी इसके बारे में। इसके अलावा अपन बात करते हैं जो मेंस का टॉपिक है कि साहब एक कोई विद्वान हुए थे जिनका नाम था राजशेखर। ये राजशेखर किसके दरबार में थे? तो आपको आपको पता है महेंद्र पाल करके एक गुर्जर प्रतिहार शासक था, उसके दरबार में थे। उसके गुरु भी थे। और राजशेखर ने कुछ पुस्तकें लिखी, उसके अंदर सबसे मेन जो है वो है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, ठीक है। उसके अलावा है कर्पूर मंजरी। मंजरी नाम होते हैं अपने यहाँ पे। अनिल कपूर की एक प्रसिद्ध मूवी थी नायक, उसके अंदर जो हीरोइन थी उसका नाम था मंजरी। तो कर्पूर मंजरी, तो ये भी राजशेखर की पुस्तक है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो है विशाल भंजी का। ये जो बुक्स वाली बातें हैं वो अपन बार बार इसलिए पढ़ते हैं, बुक्स या आर्ट एंड कल्चर वाले, क्योंकि मेंस के टॉपिक है ये। आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो, और इसके बाद में ये गुर्जर प्रतिहार वंश है। इनके जो कहते हैं कि सबसे पहले जो है ना सब है ना वो जो आदि पुरुष जो बोले हैं उनका नाम है हरिश्चंद्र, वो भी आप ध्यान रखना। तो इसी के साथ ही हम जो हमारी क्लास है उसको आरंभ करते हैं। क्लास है उसको क्या करते हैं? आरंभ करते हैं। तो उससे पहले अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इस्लाम का उदय वगैरह आप लोगों को याद हो ही गया। सब इंडिया में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ? सबसे पहले अरब आए, उसके बाद में तुर्क आए। ये दोनों तो बाकायदा अटैक करके आए। जो अफगानों की एंट्री है वो बिल्कुल साइलेंट तरीके से हुई कि सब इनके साथ में जुड़ लिए और इनके साथ में आगे धीरे धीरे। तो ये सीक्वेंस आप बस, ये तो खैर बहुत ही इजी फैक्ट है। सबसे पहले जो है वो अरब आए थे। अरबों में कौन आए? तो अरबों में, अरे सॉरी, सब अरबों में कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम करके एक लड़का आया, बिल्कुल 16-17 साल का लड़का था। वो आया और उसने 712 एडी के अंदर सिंध के ऊपर अधिकार कर लिया और सिंध का जो शासक था दाहिर और उसका बेटा जय सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। बहुत भिक्षुओं ने इसकी सहायता करी थी। ठीक है, अब इसका जो वास्तविक कारण है वो है भारत की आर्थिक समृद्धि। लेकिन तात्कालिक कारण,
जो कहते हैं कि साहब एकदम से ऐसा इंसिडेंट कैसे घटित हुआ, तो वो आपको पता ही है, एक श्रीलंका के शासक ने जो है वो गिफ्ट भेजे थे और गिफ्ट जो है वो देवल नामक बंदरगाह पर लूट लिए गए थे। कौन सा बंदरगाह था? देवल, या फिर इंग्लिश के अंदर इसको आपको देबल लिखा हुआ मिलेगा, दोनों एक ही है, देवल या देबल। अब उसके बाद में साहब इनके प्रभाव क्या क्या हुए, तो उसमें आप ध्यान रखना, चरक संहिता का जो है वो अरबी भाषा के अंदर अनुवाद किया गया और चरक संहिता के नुस्खे आज की तारीख में आपको पता है पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। इंडिया इस समस्या से लड़ रहा है कि यूएसए और भी कई देश है, सबसे मेन तो यूएसए अक्सर सब साहब है ना प्रयास करता रहता है कि जो हल्दी टर्मरिक है उसका मैं जो पेटेंट अपने नाम पे करवा दूं, फिर वापस यूएसए प्रयास करता है कि नीम का पेटेंट अपने नाम पे करवा रहा हूं, जबकि भारत वाले कहते हैं यार क्यों, चरक संहिता मूल रूप से इंडिया की प्रॉपर्टी है और भारतीय मानते हैं कि साहब ये इतना यूजफुल है ह्यूमैनिटी के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, इसको सबके लिए खुला रखो। यदि कोई भी कंट्री इसके नाम मतलब है ना किसी भी आयुर्वेदिक चीज का, जैसे हल्दी का ही मान लो, अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया तो सब फिर है ना बाकी वाले लोगों के लिए हल्दी का प्रयोग ही मुश्किल हो जाएगा, या फिर उनको जो भी है वो पेटेंट राशि है ना, वो सब जो भी होता है उनका रेशियो वो आपको देना पड़ता है। तो आपको पता है चरक संहिता के नुस्खे तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अभी मैं ये जो है ना जुकाम लिया है उस पर भी कोई न कोई, अभी तो आप लोग ऑनलाइन हो, वरना कोई न कोई कहता है सर आज शाम को ऐसे ऐसे खा लेना सही हो जाओगे सुबह तक एकदम। चलो, तो उसके अलावा साहब पंचतंत्र का ना, ये पंचतंत्र का अरबी नाम ध्यान रखना, कलीला व दीमना, कलीला व दीमना। और ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों के नाम याद रखना, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, खंडन खाद्य। पूर्व मध्य काल के जो है हम लोगों ने कुछ शासन पढ़े थे, ज्यादा नहीं, केवल 3 पढ़े थे। एक तो जो है वो चंदेल, एक पढ़े थे मालवा की परमार, और एक पढ़ा था हमने कश्मीर का इतिहास। और कश्मीर के इतिहास के अंदर जो है वो 3 वंश पढ़े थे। इसमें सवाल बहुत कम बनते हैं। ये जो आपकी लास्ट क्लास थी उसके अंदर यदि आप यूं सवाल बनाओगे ना तो कुछ बहुत ज्यादा सवाल बनते नहीं है। उसमें भी मैं आपको कहूं कि इंपोर्टेंट सवाल कौन से हैं, तो इंपोर्टेंट सवाल जो है वो इसका जो है ना नुन्नू की संभावना है बहुत कम होती है, वरना ये एक प्रश्न है ही। ये थोड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है ना, वो सब प्रश्न हो जाता है कि जय सिंह जो जेजा के नाम से सब प्रसिद्ध था और इसका राज्य इसके नाम से ही जाना जाता है, जेजा की भुक्ति। और जेजा की भुक्ति को बाद में लोगों ने थोड़ा पढ़ लिख गए तो उन्होंने कहा जेजा की भुक्ति अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने नाम रखा है इसका जेजाक भुक्ति। तो जेजाक भुक्ति। इसके अतिरिक्त अपन आगे बात करें, ठीक है। यशोवर्मन जो सब खजुराहो के है ना ये चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। ढंग नहीं भी याद रहेगा तो भी ऐसा कुछ है नहीं, महान निर्माता था इसने, डेफिनेटली खूब सारे मंदिरों के और खूब सारी इमारतों के, भवनों के और तालाबों के निर्माण करवाए। आप देखो उस जमाने के अंदर जो शासक थे ना वो हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे सब तालाब को। वो तो आप लोग देखना, आप में से जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं वो कभी बैठकर अपने ताऊ जी से या दादाजी से पूछना कि पहले गांव के अंदर तालाब का महत्व क्या था। लोग जब भी फ्री होते थे ना, ये नरेगा वगैरह अभी आए हैं पिछले 15 साल में, हालांकि उससे पहले आजकल तो लोग जो है वो सब है ना गोचर भूमि पे अतिक्रमण कर रहे हैं, तालाबों पे अतिक्रमण कर रहे हैं, वरना पहले लोग तालाब की पूजा करते थे। तो ये तो आप यदि अपने गांव में या घर में बुजुर्गों से पूछोगे तो आपको पता लगेगा। और लोग वॉलंटियर के रूप में जो सब जाते थे और तालाबों को खोदते थे, ये तो मेरे खुद के देखा हुआ है कि आसपास के लोग यूं कभी कभार यूं मिलते थे, मिलने के बाद में कहते कि यार इस बार तालाब में कचरा थोड़ा ज्यादा आ गया है, तो इस बार अपन ऐसा करते हैं कि प्लानिंग करके पूरे गांव वाले जो अवेलेबल है, किसी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं, आओ और अपन थोड़े तालाब की सफाई करते हैं और तालाब को खोदते हैं। वो पहले एक लोगों की मानसिकता थी, पर अभी जो है वो हम भारतीय है ना, सारे के सारे तो नहीं लेकिन अधिकतर जो है वो मानसिक रूप से विकृत हो गए। अब तो मतलब कहीं पर भी जमीन दिखते ही आदमी को लगता है कब्जा कर लूं, इसके ऊपर भी कब्जा कर लूं, उसके ऊपर भी कब्जा कर लूं, मतलब बस चले तो पता नहीं कहां कहां कब्जा कर ले। और आप में जो भी गांवों के उनको पता है, अपने गांवों में तो पूरी लड़ाई हेडर ही लड़ाई है। हमारे वहां पे एक लोकल शब्द है हेडर ही लड़ाई। हेडे का मतलब होता है दो खेतों के बीच में जो एक बाढ़ होती है उसको लेकर अक्सर परिवार जो है सब है ना लड़ते झगड़ते रहते हैं, ठीक है। बाढ़, इसको यदि आप हिंदी में कहोगे तो अपन कहेंगे बाढ़ की लड़ाई। बाढ़ की मतलब बहुत सिंपल है, एक आदमी का खेत यहाँ है, दूसरे आदमी का खेत यहाँ पे, ये बीच में जो है इसको मतलब अपने यहाँ पे लोकल जो है ना सबके यहाँ पे अलग अलग बोलते हैं, हमारे बोलते हैं हेडो, ठीक है। और बाकी यूं सामान्य स्टैंडर्ड वर्ड इसके लिए आता है वो है बाढ़। कैसे अब यहाँ पे झाड़ियां वाड़ियां डालते हैं, कांटे वाटे डालते हैं। अब इसमें से क्या करता है, एक पक्ष कोई ना खराब होता है, वो क्या करता है रात दिन इसके पास ही बैठा रहता है, इसको खोदता रहता है मतलब इसको आगे की तरफ खिसकाता रहता है। और इसी कारण से गांव के अंदर लड़ाई हैं। अब उसको कोई समझाओ कि तू पूरी जिंदगी इसके आसपास बैठा रहेगा, इसको खोदता रहेगा ना,
तो आधा बीघा जमीन तो बहुत ज्यादा होती है, आधा बीघा तो छोड़ो, कोई 100 फीट के आसपास जमीन पे कब्जा कर ले तो कर ले, पर इस कारण से भाइयों से लड़ेगा, पड़ोसियों से लड़ेगा, सबसे सब लड़ेगा ही लड़ेगा। खैर, तो जबकि पहले के जमाने में लोग जो है, अपन बात कर रहे थे सबसे जो मेन, अब इसकी, ठीक है, धंग की, कि धंग महान निर्माता था, इसने खूब सारे तालाब बनाए और खूब सुंदर सुंदर तालाब है। अभी भी खजुराहो के अंदर आप जाओगे, खजुराहो के अंदर एक बहुत ही सुंदर सा तालाब बना हुआ है, आपको उसको देख के दिल खुश हो जाता है। अंदर कमल के फूल और पक्षी वगैरह सब कुछ ही, खूब सारे मंदिर बनाए और सब भवन भी बनाए। हालांकि चंदेल शासकों ने भवन बनाने पे सबसे कम ध्यान दिया। उन्होंने कहा अपन तो कहीं पे भी रहेंगे, साधारण भवन में भी रह लेंगे, लेकिन ये थोड़े तगड़े होने चाहिए मंदिर वगैरह। फिर विद्याधर इस वंश का सबसे जो है वो महान, मतलब अपन योद्धा कहेंगे, कि इसने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल को इसलिए पराजित कर दिया, और सॉरी मार दिया, क्योंकि राज्यपाल ने गजनवी का सामना नहीं किया। इसने कहा कि युद्ध में तेरे को मरना ही था, वहां नहीं तो यहां तू मर। इसके अलावा है ना, इसने सब परमार भोज को पराजित किया, जिसके बारे में अपन लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, गांगेयदेव कलचुरी को पराजित किया। इनकी राजधानी ध्यान रखना खजुराहो और महोबा। उस मालवा के प्रभाव सब है ना, इसमें मूंज ने एक झील बनाई जिसका नाम है मूंज सागर। और भोज के बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है, कि है ना, कविराज के रूप में प्रसिद्ध था, खूब सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज था। और ये इसकी कुछ पुस्तकें हैं, आयुर्वेद सर्वस्व, सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण। ये सोमेश्वर मंदिर है, अरे सॉरी भोजेश्वर मंदिर है, ठीक है, भोजेश्वर मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ना, भोपाल के बिल्कुल पास में। तो ये 3 फोटो जो है लगातार उसकी है। उसके बाद में अपन सब है ना, कश्मीर के अंदर कलहण तो याद करना ही करना, प्री प्लस मेंस सब दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये ललितादित्य है ना, ललितादित्य मुक्तापिंड का पूरा साम्राज्य, ये देख लो आप। ये तो उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में था सब कुछ ही, और ये अप्रत्यक्ष नियंत्रण में था, मतलब पर्शिया को भी क्रॉस किया था इसने। वर्तमान में ईरान, इराक, इनके सबके बॉर्डर को पार करते हुए ये सब है ना टर्की तक चले गए थे। तो पूरे टर्की तक का क्षेत्र जो है वो इसके अंडर में आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया। हालांकि राजेंद्र को भी अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ललितादित्य इस डायरेक्शन में गया था और राजेंद्र जो है वो यहाँ पे उसका मुख्य एम्पायर था, और यहाँ से वो इस डायरेक्शन में गया था और उसने ये सब कुछ जीत लिए थे, यहां तक के पूरे क्षेत्र। पर सबसे बड़ी बात आपको पता है कि राजेंद्र प्रथम वगैरह, ये ललितादित्य को, इनको हम लोग जानते ही नहीं है, जबकि बाहर के लोग जानते हैं। और जानते भी कैसे? रेस्पेक्ट के साथ में। एक तो क्या होता है, कोई यूं इतिहास लिखे थे ऐसे कहे कि बाहर से कुछ लुटेरे आए थे, आक्रांता आए थे, जबकि इनका सम्मान है। इनका लोग इस डायरेक्शन में, राजेंद्र को मैंने आपको कहा ही था, लोग पूछते हैं मंदिर के अंदर, वो कहते हैं कि भाई वो आया यार, वो यहाँ पे कल्चर लेकर आया बहुत ज्यादा। वैसे कि वैसे ललितादित्य को भी इस डायरेक्शन के अंदर अच्छे अच्छे इतिहासकार सब उसके बारे में लिखते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ पे एक नई पहल लेकर आया था, एक नई सोच लेकर आया था कि आप युद्ध के मैदान में जीतते हो तो लूटपाट मत करो, बस युद्ध के मैदान में जो आपके सामने दुश्मन है उससे युद्ध करो। युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में सबके साथ जो है वो बिल्कुल भाई जैसा व्यवहार करो। तो ये जो है वो एक सोच थी। ये मार्तन मंदिर, ये ध्यान रखना, ललितादित्य द्वारा निर्मित, ये भी उसके खंडर है। चलो इसी के साथ जो है वो हम लोग आज से जो हमारा नया टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे, तुर्क आक्रमण। क्या करेंगे? तुर्क आक्रमण। सबसे पहले अरब आए, अब अरबों के बाद में जो है वो तुर्क आए। अब तुर्क जो आए उसके अंदर आप देख लो कि सबसे पहले जो तुर्कों के अंदर अपन बात करेंगे, एक बार आप यहां पे देख लो, फिर अपन फटाफट जो है वो लिख लेंगे। एक बार लिख तो क्या ही लेंगे, आप लोगों को लिखा हुआ ही है। सबसे पहला जो तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था उसका नाम था सुबक्तगीन। सुबक्तगीन या सुबुक्तुगीन दोनों एक ही है। उससे पहले अपन तुर्कों के बारे में कुछ सिंपल सी बातें करें। भाई तुर्क प्रथम लोग थे जिन्होंने एक्चुअली गाजी की उपाधि को धारण किया। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी गाजी अटैक, ठीक है, या फिर गाजी शब्द आप लोगों ने सुना भी होगा कि गाजी शब्द अक्सर है ना सब चर्चा में रहता है, गाजी और जिहाद दोनों, ठीक है। तो ये दोनों मिलते जुलते हैं। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध और गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा। ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म के लिए लड़ता है उसको बोलते हैं, ठीक है, सब गाजी।
और जो धर्म युद्ध होता है, धर्म के लिए जब बहुत सारे लोग मिलकर लड़ते हैं, उसको बोलते हैं जिहाद। तो सबसे पहले तुर्कों ने गाजी की उपाधि को धारण किया। तुर्क कहीं पर भी अपनी पूरी सेना को इकट्ठा करते, सेना को इकट्ठा करके इनका जो भी लीडर होता था वो तुर्कों को साथ में लेकर जाता, और साथ में लेकर, ये एक्चुअली ब्रेन वॉश प्रोसेस था, एक पूरा आगे वाले लोगों का ब्रेन वॉश करना पूरा का पूरा। कि जब आपने 100 लोगों का एक मतलब ग्रुप उठा लिया, 100 या 1000 कितने का भी, उसके बाद में आप उन लोगों को है ना लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो, मरने के लिए मजबूर कर रहे हो, लेकिन साथ ही उनको एहसास दिला रहे हो कि तुम लोग मेरे लिए नहीं लड़ रहे हो। ये जो युद्ध है, ये जो अभी होने वाला है ना, ये है ना ये एक प्रकार का जिहाद है। अर्थात तुम लोग किसी धर्म विशेष के लिए लड़ रहे हो, ठीक है। तुम किसी एक कोई है ना सब कोई भी जो ईश्वर अल्लाह गॉड उसके लिए लड़ रहे हो। इसलिए ऐसे मत मानना कि तुम लोगों ने सब है ना मेरे ऊपर मतलब वो सब एहसान किया है। तो कहते दिमाग के अंदर धर्म को इस लेवल तक भर देते थे कि उसके बाद उनको लगता था कि बस कुछ भी हो जाए, अपने को मरने मारने में सब उस वो है ना सब बिल्कुल मरने मारने पे उतर होते हैं। तो उसको बोलते हैं जिहाद। और जो इस प्रकार के युद्ध लड़ते हैं उनको बोलते हैं गाजी। तो युद्ध के मैदान में जाने से पहले आप लोगों ने कई बार सब है ना मूवीज के अंदर देखा होगा कि जीतोगे तो नाम पाओगे और मरोगे तो गाजी कहलाओगे, या फिर जीतोगे तो भी गाजी कहलाओगे, खैर ठीक है, और मरोगे तो सब वो जो धर्म योद्धा तो हो ही हो, साथ ही साथ आप कहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे जाओगे, वहां पे आपको किस सब प्रकार की व्यवस्थाएं मिलेगी। तो ये इस प्रकार से जो लोगों का ब्रेन वॉश करना सबसे पहले जो तुर्कों ने आरंभ किया था। तो अपने केवल इतना लिखना है, तुर्कों ने गाजी की उपाधि को सबसे पहले प्रसिद्ध किया था, ठीक है। तो ये जो है ना तुर्क साम्राज्य का संस्थापक वो है ना सुबुक्तगीन को मानते हैं सबसे पहला। सॉरी, सुबुक्तगीन नहीं, उससे पहले मतलब उससे आगे अलप्तगीन है, मैंने एक नाम मिस कर दिया। तो सबसे पहले जो है वो अलप्तगीन, अलप्तगीन के बाद में आता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन है ना प्रथम जो तुर्क है जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया, प्रथम तुर्क जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया या भारत की सीमाओं को लूटने का प्रयास किया। इस सुबुक्तगीन के बाद में इसका बेटा आता है गजनवी सत्ता के अंदर। इसका नाम आप लोगों के सबके सुना हुआ होता है, ठीक है, महमूद गजनवी। तो ये महमूद गजनवी आता है। इसने लगातार जो है वो इंडिया के ऊपर 17 बार आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए थे? हालांकि इसके एग्जैक्ट तो कितने आक्रमण इसकी जानकारी किसी को है ही नहीं, लेकिन फिर भी सब किसी ने इसके ऊपर थीसिस लिखी है सब, वो जो अंग्रेजों ने, उसके बाद उन्होंने कहा कि लगभग इसने लगभग क्या है मतलब इसने जो है वो 17 बार आक्रमण किए थे, ठीक है। अब इस 17 बार आक्रमण के अंदर अपन जो मेन जो भी अटैक है इसके उसके बारे में अपन लिखेंगे, ठीक है। ये प्रथम तुर्क था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। इसके लिए इसने क्या किया कि एक्चुअली अपने कुछ लोगों को खलीफा के पास में भेजा और खलीफा को कहा कि मैं सर है ना आप प्लीज मुझे है ना सुल्तान की उपाधि दो और मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे वो जो आक्रमण करता रहूंगा। फिर उसने कहा कि जहां पे मेरा राज्य है, इसका कैपिटल था गजनी, इसने कहा जहां पे मेरा राज्य है उसके एक साइड में हिंदुस्तान करके एक जगह है और वहां पे लोग जो वो मूर्ति पूजक है, मतलब सनातन धर्म को मानते हैं या फिर हिंदू धर्म को मानते हैं, और मैं आपके समक्ष ये प्रण लेता हूं कि मैं प्रति वर्ष इस देश के ऊपर आक्रमण करूंगा और इसको लूटूंगा, और प्लस यहाँ पे जितनी भी मूर्तियां हैं उनको सबको तोड़ने का प्रयास करूंगा। इसलिए इसने जो है वो एक मतलब है ना उपाधि भी धारण की थी, और वो उपाधि थी बूथ शिकन। बूथ का मतलब होता है मूर्ति। आप लोगों ने कभी कभार सुना भी होगा, लोग क्यों कहते हैं ना क्या ऐसे बूथ की तरह खड़ा है, मतलब क्या ऐसे मूर्ति की तरह खड़ा है, थोड़ा एक्टिव रहे यार। तो इसने कहा कि मैं आज से बूथ शिकन हूं। शिकन का मतलब तोड़ने वाला, डेस्ट्रॉयर, कि मैं आज से सारी मूर्तियां उनको तोड़ूंगा। तो सब इसने जो बूथ शिकन की उपाधि को धारण किया, ठीक है। तो इसने सबसे पहले खलीफा सुल्तान की उपाधि धारण की। अब आप कहोगे सुल्तान का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे अभी अपन लिखेंगे थोड़ी देर बाद में। सुल्तान का मतलब होता है खलीफा का प्रतिनिधि। अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं करना, अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानना, ऐसे मानना कि मैं खलीफा की तरफ से यहाँ पे प्रतिनिधि हूं। हालांकि ये केवल एक फॉर्मेलिटी होती थी, केवल एक खलीफा के पास में एक मैसेज भेज देते कि साहब मैं यहाँ पर आपके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहता हूँ। तो खलीफा भी राजी, कहो बिल्कुल करो आप, ठीक है, ये भी राजी। और सबसे मेन बात इसके सैनिक राजी। सब इसके सैनिकों को लगे कि हाँ भाई गजनवी तो हमारा केवल लीडर है, वरना मूल रूप से कार्य किसके लिए कर रहे हैं, खलीफा के लिए कर रहे हैं। इससे क्या होता है उनका कॉन्फिडेंस एक थोड़ा अलग ही रहता है। तो सब इसने जो है वो सुल्तान की उपाधि सब धारण की। इसके पीछे इसका सबसे बड़ा लाइफ में अचीवमेंट सबसे वो जो है ना, पहला तो नहीं कहेंगे अपन, ठीक है, 1006 की बात है कि इसके पास में एक एम्पायर था जिसका नाम था सिस्तान।
तो इसने सिस्तान के शासक खलफ को पराजित किया था। खलफ बिन अहमद, खलफ बिन अहमद। तो एक्चुअली सिस्तान बहुत बड़ा राज्य था, गजनी बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी जब इसने खलफ को पराजित किया तो इससे एकदम से इसका नाम जो है वो चारों तरफ फैल गया था। ये मतलब बिल्कुल वैसा ही है कि मतलब आप मतलब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा डफर और कमजोर समझोर लगे, तो ये तो है ही, क्या ही करेगा ये तो, ठीक है इसका कहीं छोटी मोटी जगह पे सिलेक्शन हो जाए, फिर सब पता चला कि इसने जो है वो यूपीएससी और आरपीएससी दोनों के एग्जाम दिए और दोनों के अंदर टॉप कर गया। तो ये भी इसका मतलब ये इंसिडेंट इसके लिए सब बिल्कुल वैसा ही था कि जैसे ही इसने गजनवी ने अपनी सेना को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कहा अपन खलफ के ऊपर अटैक करेंगे, खलफ बिन अहमद के ऊपर। तब ये खलफ बिन सब अहमद भी हंसा, का इतना छोटा सा तो गजनी इसका राज्य है, ये मेरे ऊपर सब अटैक करेगा। एक्चुअली इसने क्या किया कि इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया, इसलिए हार गया। तो उसके बाद में लोग जो है वो पूरे मध्य एशिया के अंदर गजनवी को जानने लग गए थे कि हाँ यार गजनवी नाम का कोई व्यक्ति है तो सही। तो उसके बाद में अपन लिखेंगे जो है वो इसके सब है ना 17 के 17 आक्रमण, सॉरी 17 नहीं मतलब है ना 17 में से कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण जिसमें से सवाल बनने की संभावना रहती है, वरना बाकी वाले अपन छोड़ देंगे। तो अपन देखेंगे अभी तुर्क सब जिन्होंने सबसे पहले गाजी की उपाधि को प्रसिद्ध किया, इसका जो संस्थापक था उसका नाम था अलप्तगीन, अलप्तगीन के बाद में हुआ सुबक्तगीन और सुबक्तगीन के बाद में हुआ गजनवी, और गजनवी के बारे में आप लोगों ने सबने सुना हुआ है। तो लिखें तुर्क आक्रमण, हेडिंग क्या होगी अपनी, तुर्क आक्रमण। तुर्क, तो अपन लिखेंगे तुर्कों के आगे, तुर्क मध्य एशियाई बर्बर जाति थी। तुर्क वर बारबेरियन ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया, बारबेरियन ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ये मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, बारबेरियन या सेवेजेस बोल सकते हैं अपन, ऐसे जो लोग सभ्य नहीं होते, ठीक है, केवल लूटपाट करना, जिनके अंदर इथिक्स नाम की कुछ चीज नहीं होती थी उस जमाने के अंदर, तो ये बहुत ही बर्बर थे, बर्बर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। तुर्क वर्स बारबेरियन सेवेजेस फ्रॉम सेंट्रल एशिया, तुर्क मध्य एशियाई बर्बर जाति थी। तुर्कों ने गाजी की उपाधि को प्रसिद्ध किया। तुर्क्स पॉपुलराइज्ड द टाइटल ऑफ गाजी, तुर्क्स पॉपुलराइज्ड द टाइटल ऑफ गाजी या गाजी टाइटल, तो तुर्कों ने गाजी की उपाधि को प्रसिद्ध किया। उसके बाद में अपन लिखेंगे अल्पतगीन, 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 लेकिन फाउंडर ऑफ तुर्क एम्पायर, तुर्क साम्राज्य का संस्थापक, तुर्क साम्राज्य का संस्थापक। तुर्क साम्राज्य का संस्थापक। फिर लिखेंगे अपन सुबुक्तुगीन, फिर क्या लिखेंगे अपन, सुबुक्तुगीन देखेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क। इसने हिंदूशाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया, इसने हिंदूशाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया। जो आप जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसके अंदर पढ़ोगे हिंदूशाही रेंज, ठीक है, तो हिंदूशाही रेंज के आसपास जो पूरा इलाका है, वहां पर एक उस जमाने में एक डायनास्टी थी, एक वंश था जिसका नाम था हिंदूशाही वंश। और हिंदूशाही वंश का एक शासक था जिसका नाम था जयपाल, ठीक है। जयपाल का एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा था, सुबुक्तगीन का एम्पायर बहुत ज्यादा छोटा था। तो वो तो जयपाल ने चला के सुबुक्तगीन के ऊपर अटैक किया, लेकिन जयपाल की किस्मत ही खराब थी। वो कहते हैं ना कभी कभार आदमी की किस्मत में लिखा हुआ कुछ और ही होता है। तो जयपाल ने 2 बार आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही बार भौगोलिक कारणों से जयपाल की सेना इतनी कमजोर हो गई कि एक बार तो वो जो है वो सुबुक्तगीन से पराजित ही हो गया। ये जब जयपाल पहली बार निकला सुबुक्तगीन के ऊपर अटैक करने के लिए, तब सब इसको मौसम का अंदाजा था नहीं, एक्चुअली स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया था। जयपाल की सेना के पास में इतने कपड़े वगैरह थे नहीं अच्छे, तो कहते हैं वो सब बहुत सारे सैनिक तो बीमार ही हो गए थे। इन परिस्थितियों के अंदर इन्होंने अटैक किया तो वो जो है वो हार गए थे, ठीक है। सेकंड बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, गया ये और ये रास्ते में आग वाग लग गई थी, इस कारण से भी इसकी सेना जो है वो सब है ना कमजोर हो गई थी। तो ये एक प्रश्न ध्यान रखना। यदि आपके प्रश्न आता है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम, तो वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। यदि प्रश्न आता है पहला तुर्क मुस्लिम, तो वो होगा आपके सुबुक्तगीन। वो कौन होगा सबसे पहले, सुबुक्तगीन। ही डिफीटेड रूलर ऑफ हिंदूशाही डायनास्टी जयपाल, इसने हिंदूशाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया। हिंदूशाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया। फिर नेक्स्ट महमूद गजनवी,
महमूद गजनवी, ये सुबुक्तगीन का बेटा था, ये सुबुक्तगीन का बेटा था। इसने खलीफा के समक्ष हिंदुस्तान पर प्रतिवर्ष आक्रमण करने का प्रण लिया। He pleased to attack Hindustan every year in front of Khalif. तो इसने कहा कि मैं है ना प्रति वर्ष जो है वो हिंदुस्तान पर आक्रमण करूंगा। इसके लिए उसने कहा कि मेरे इस तरफ एक देश है, ठीक है, पूर्व के अंदर, पूर्व दक्षिण में बहुत बड़ा देश है जहां पर, लेकिन इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, भारत पर 17 बार आक्रमण किया। फिर इसने सिस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित किया। तो एक्चुअली इसने ही डिफीटेड सिस्तान्स रूलर खलफ बिन अहमद, खलफ बिन अहमद। तो इसने सिस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित किया। फिर लिखें खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि धारण की। खलीफा ने कहा बिल्कुल तू वहां पर शासन कर, लेकिन मेरे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, मेरे प्रतिनिधि के रूप में। तो खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि धारण की। खलीफ गेव हिम द टाइटल ऑफ सुल्तान। तो हाँ, अभी अपन टाइटल के बारे में लिखेंगे, ठीक है, एक बार अभी सुन लो कि सुल्तान का मतलब होता है खलीफा का प्रतिनिधि। तो ये बहुत सारे वंश हुए थे पहले, 4 या 5 वंश है, 5 है कुल मिला के। इन लोगों ने सबने जो है वो है ना सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। अभी अपन हिस्ट्री धीरे धीरे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से 5 वंश थे, ठीक है। उसके बाद में आता है बाबर। बाबर ने एक्चुअली सुल्तान की उपाधि धारण करने से मना कर दिया। इसने कहा मैं कोई किसी का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं खुद हूं, सेल्फ मेड हूं। इसलिए इसने उपाधि धारण की थी बादशाह की, ठीक है। बादशाह का मतलब होता है सेल्फ मेड, स्वयंभू शासक। इसलिए अपन जो है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास को 2-2 भागों में बांटते हैं। जिन जिन शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की उसको हम लोग बोलते हैं सल्तनत, ठीक है। और सब जिसने बादशाह की उपाधि धारण की उसको हम लोग कहते हैं ये सल्तनत नहीं है, ये सल्तनत से अलग है, ये एक्चुअली मुगल काल है। तो उनको हम लोगों ने अलग से नाम दिया। क्यों? क्योंकि बाबर ने कहा सेल्फ मेड, अपन किसी को अंडर में नहीं है। तो है ना, ध्यान रखना, इन लोगों ने जो है वो सलमान खान वाली उपाधि को धारण किया था, और उसके बाद बाबर आएगा, वो शाहरुख खान वाली उपाधि को धारण करेगा। तो खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की। ठीक है, यह प्रथम मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। He was first Muslim who adopted sultan title. यह प्रथम मुस्लिम था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान मीन्स खलीफा का प्रतिनिधि। सुल्तान मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफ, सुल्तान का प्रतिनिधि। ये जो खलीफ इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, खलीफा या खलीफ, ये कई बार के से लिखा हुआ मिलता है, कई बार सी से लिखा हुआ मिलता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों ही सही है। फिर लिखे है ना, गजनवी ने बूथ शिकन की उपाधि धारण की थी। गजनवी ने बूथ शिकन की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब होता है मूर्ति भंजक। गजनवी ने बूथ शिकन की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ मूर्ति भंजक, मूर्तियां तोड़ने वाला। गजनवी अडॉप्टेड बूथ शिकन टाइटल विच मीन्स स्कल्पचर डिस्ट्रॉयर या आइडियल डिस्ट्रॉयर। स्कल्पचर डिस्ट्रॉयर, मूर्तियां तोड़ने वाला, मूर्तियां तोड़ने वाला, स्कल्पचर डिस्ट्रॉयर। अब उसके बाद में अपन जो है वो देखेंगे गजनवी के आक्रमण, गजनवी के अटैक। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि आक्रमण से संबंधित सवाल बहुत कम आते हैं। देखो, आपकी खुद की जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपकी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस फील्ड में बिल्कुल नए हो, ठीक है। इवन ऑनलाइन के अंदर तो हम लोग ऐसी आशा भी करते हैं कि बहुत सारे लोग तो जो है वो कॉलेज वाले ही होते हैं बिल्कुल, या फिर जो भी, ठीक है, आप में से कुछ लोग होंगे जो अभी है ना वर्तमान में मास्टर कर रहे होंगे,
तो आप लोगों को ऐसा लगेगा पता नहीं सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है क्या। तो आपको एक्चुअली आप जैसे जैसे नोट्स बनाते हो तो अपने स्पाइरल के पास में अपना खुद का एक है ना पर्सनल जो है वो एक है ना छोटा सा स्पाइरल रखा करो। उसके अंदर जब भी कोई भी फैकल्टी यहाँ पे आपको पढ़ाती है और वो कोई इस प्रकार का कमेंट पास करती है तो आप उसको लिख लिया करो, नोट कर लिया करो कि हाँ यार ये जो है वो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, या ये बिल्कुल ही कम इंपॉर्टेंट है। अब आप में से कभी कभार आपके प्रश्न होते हैं कि सर जब ना कुछ चीजें बिल्कुल ही कम इंपॉर्टेंट है तो फिर आप पढ़ाते ही क्यों। एक्चुअली बेस नहीं बनता, ठीक है। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखती नहीं है पर उनसे आपका बेस बनता है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि भी मकान, कि भी मकान के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि नींवें जो है आपकी उसको 5-6 फीट या 10 फीट मतलब गहरा करो। अब कोई आदमी के मतलब कहता है अरे यार नींव में कौन सा इंसान रहता है, नींव में रहने की जरूरत थोड़ी ना है, अपन रहते तो कमरों में है ना, तो थोड़ा कमरों पे मेहनत ज्यादा करो। नहीं, यदि नींवें गहरी नहीं होगी तो वो कमरे किसी काम के नहीं होंगे। तो वैसे वैसे कुछ चीजें ऐसी होती है कि अपन केवल इसलिए पढ़ते हैं कि अपना बेस स्ट्रांग हो जाए थोड़ा। जब बेस स्ट्रांग होता है तो चीजें अच्छे से याद रहती है। इसलिए तो ये वाला प्रश्न कई बार पूछते हैं लोग कि सर आप लोग खुद ही कहते रहते हो यार ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें सवाल आने की संभावना कम है, फिर पढ़ाते क्यों। और इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बेस बना रहे। पर हाँ, आप अपने हिसाब से वो जो हर सब्जेक्ट के प्रति आप ये देख लिया करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे दिलीप सर की क्लास जब भी लाइव होती है, ठीक है, अभी तक तो आपके पता नहीं आए हैं, अच्छा अब तक तो आ ही गए होंगे, तो वो दिलीप सर जो भी आपके पढ़ाई संबंधित बातें करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो पॉलिटी पढ़ाते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इधर उधर की कौन सी बातें आपको बताते हैं, वो सफलता की कुंजी है कि कैसे कैसे लिखना होता है, क्या क्या करना होता है। अब एक्चुअली क्या आप में से स्मार्ट लोग होते हैं वो तो इस बात को समझते हैं, कई होते हैं केवल किताबी कीड़े के रूप में। उनको लगता है कि नहीं सर आप तो मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाओ, बस बाकी वाली बातें हम खुद देख लेंगे। अरे तो बाकी वाली बातें तो लिखी हुई है नोट्स के अंदर। ये जो है कि भाई कैसे लिखना है, क्या चीजें काटनी है, किन चीजों को ऐड करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये अभियान भी अपन इसलिए लिखते हैं केवल कि अपने को अनुमान रहे। आप अपने नोट्स के अंदर अपने खुद के, मैंने आपको पहले भी कहा था एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर भी, अपने खुद के कुछ ऐसे सिंबल बना दो, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम, ये बहुत कम। पर देखो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इसमें से कभी प्रश्न आए ही नहीं। आ भी सकता है, कई बार मेरी किस्मत खराब हो और मैंने आपको कहा हो कि साहब इसमें से कोई प्रश्न आप मतलब आने की संभावना बहुत कम है, आप लोग कम पढ़ के जाओ और फिर कोई सवाल आ जाए एक या दो, दो एक सवाल है, दो एक सवाल आपको पता है आरएस प्री के अंदर बहुत ज्यादा डिसाइडिंग होते हैं, इधर उधर भागते हैं लोग, कई सारे है ना, सारे सारे नहीं। तो वो कहते हैं अरे सर क्या यार आपने कहा था इंपोर्टेंट नहीं है या कम है, इसलिए हमने तो कम पढ़ा था, इसलिए देखो इसमें से आ गया। तो वो देखो वो रिस्क है। अब फिर आपको पता है इश्क है तो रिस्क है, या फिर इश्क है तो इश्क है, ऐसा कुछ है पता नहीं यार, सीरीज खूब चल जाती है। तो गजनवी का आक्रमण अपन जो पहला लिखेंगे, देखें वेहिंद पर आक्रमण, वेहिंद पर आक्रमण, अटैक ऑन वेहिंद। ये उसी जयपाल का साम्राज्य है जिसका सामना पहले सुबक्तगीन से हुआ था, ठीक है, ही डिफीटेड जयपाल। इस बार भी जो है वो जयपाल की किस्मत ही खराब थी। तो वो तो जयपाल के बारे में जो कोई लिखता है ना वो कहते हैं कोई आदमी किस्मत खराब लिख के जाता है। ये हमेशा कोई न कोई है ना, कोई न कोई मौसम के कारण इसकी सेना कमजोर हो जाती थी और ये हार जाती थी। तो सब इसकी सेना हार गई। उसके बाद में जयपाल को बहुत ज्यादा बुरा लगा। जयपाल वापस अपनी आर्मी को लेकर गया। अब जयपाल हालांकि हारा हुआ था इसलिए इसको गुस्सा आया हुआ ही था, इसलिए जयपाल ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। सैनिकों को इकट्ठा करने के बाद में कहा कि अपनी आर्मी को वापस रीयूनाइट करो और भी नए है ना लोगों को रिक्रूट करो, इस बार अपन बदला लेंगे। तो वो कहा एकदम से किसी ने कि साहब आपकी दुश्मनी किससे है, उससे गजनवी से है या फिर हम लोगों से, बार बार आप लेके जाते हैं और बार बार हारते हैं अपन। तो कहते हैं जयपाल को इस बात का इतना बुरा लगा कि जयपाल ने जाके आत्महत्या कर ली। जयपाल वहां से भागा और जयपाल ने कहा बस अब मुझे है ना रहना ही नहीं है जीवन के अंदर। तो जयपाल ने जो है वो आत्महत्या कर ली थी। तो वेहिंद पर आक्रमण, तो ही डिफीटेड जयपाल और जयपाल ने आत्महत्या कर ली। लिखे है ना, इसी के नीचे स्टार बनाकर लिख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। देखिए कालांतर में जयपाल के पुत्र नारायण पाल को भी गजनवी ने पराजित किया था। लेटर ऑन गजनवी डिफीटेड नारायण पाल सन ऑफ जयपाल कालांतर में। अब जब जयपाल मर गया तो जयपाल की मृत्यु के बाद में इसका बेटा नारायण पाल आता है सत्ता में। तो वो हालांकि गजनवी ने नारायण पाल को भी पराजित कर दिया था। उसके बाद में 1004 मुल्तान, मुल्तान पर आक्रमण 1004 में कहां पर हुआ था, मुल्तान अटैक। फिर 1009 1009
है ना नारायणपुर, ये अपने राजस्थान में अलवर के आसपास का जितना पूरा क्षेत्र था, उस जो एम्पायर को उस जमाने के अंदर सब नारायणपुर बोलते थे, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो नारायणपुर, अलवर, बस अपने को इतना ध्यान रखना है, क्या गजनवी ने कभी है ना नारायणपुर पर आक्रमण किया था? तब अपन कहेंगे बिल्कुल किया था, नारायणपुर, अलवर। फिर 1014 थानेश्वर, हरियाणा। थानेश्वर, हरियाणा। थानेश्वर वर्तमान में छोटी सी जगह है हरियाणा के अंदर, पर उस जमाने के अंदर थानेश्वर जो है बहुत बड़ी जगह थी। अब कह रहे आप लोगों को पता है सबको, क्योंकि जो वो हर्षवर्धन की पहले कैपिटल कौन सी थी? थानेश्वर थी। हर्षवर्धन की कैपिटल कौन सी थी? थानेश्वर। बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद में उसने कन्नौज को जो है वो अपनी कैपिटल बनाया था, तो था ना थानेश्वर। फिर 1016 कश्मीर, कश्मीर, तो इसमें लिखे असफल आक्रमण। तो कश्मीर ये सब जब भी गया तब इसको असफलता ही मिली, कश्मीर, है ना, वो सब अनसक्सेसफुल कैंपेन, अनसक्सेसफुल कैंपेन। तो इसे कश्मीर का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। उसके पीछे मेन कारण है टोपोग्राफी, वहां की भौगोलिक स्थिति, कि कोई भी अनजान व्यक्ति वहां पे जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कहाँ पे रास्ता है, कहाँ पे खाई है, और सेना इतनी बड़ी बड़ी होती थी, छोटे छोटे दर्रे होते थे। जब छोटे दर्रों के अंदर सेना घुसती थी ना, तो वो आगे वाले उनके ऊपर अटैक करते थे। आगे वाले बड़े लिमिटेड ही लोग हो तो भी बड़ी से बड़ी सेना को पराजित करते थे। उसके बाद में लिखेंगे अपन कन्नौज, 1018-19, 1018-19, कन्नौज, कन्नौज वो मथुरा, कन्नौज और मथुरा। तो ये आया था, कन्नौज के ऊपर अटैक किया। कन्नौज का शासक था राज्यपाल, वो वहां से भाग गया। उसकी सेना ने हालांकि सामना किया था पहले, लेकिन राज्यपाल को जैसे ही लगा कि अपन हारने वाले हैं, तो सब राज्यपाल युद्ध के मैदान से पीछे हट गया। इस बात पर जो है वो है ना चंदेल शासक विद्याधर नाराज हो गया और उसने राज्यपाल की हत्या कर दी। कर ले, तू ही मर सबसे पहले। तो कन्नौज और मथुरा, तो कहते हैं मथुरा तो उस जमाने में इतना सुंदर था, इतना सुंदर था जिसकी कोई हद नहीं है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसके साथ में एक आया था व्यक्ति, उसने कहा कि मैंने आज तक केवल स्वर्ग के बारे में सुना ही सुना है, जन्नत ऐसी होती है, ऐसी होती है। आज मैंने देख लिया कि साहब जन्नत कैसी होती होगी। मतलब जो है ना जो मथुरा है वो बिल्कुल स्वर्ग, पैराडाइज या जन्नत के समान है, इतना सुंदर था उस जमाने के अंदर। तो कन्नौज और मथुरा। लेकिन 1025 अपन देखेंगे प्रभासपट्टन, सोमनाथ। सोमनाथ का जो मंदिर है वो है प्रभासपट्टन, सोमनाथ। तो इसके अंदर लिखेंगे सबसे सफल अभियान, सबसे सफल अभियान, मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन या अटैक जो था इसका, मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन या अटैक, सबसे सफल अभियान। सफल अभियान का एक क्राइटेरिया होता है। सफल अभियान का मतलब होता है कि आपका नुकसान कम से कम हो, मतलब आपके सैनिक कम से कम मरे, ठीक है, और आपको लूट में धन बहुत ज्यादा मिले, इतना ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं हो। तो कहते हैं कि इसको सोमनाथ से गजनवी को इतना ज्यादा धन मिला था कि गजनवी की आंखें खुली खुली रह गई थी, और वो गजनवी काफी देर तो केवल बड़बड़ाता ही रहा कि यार वास्तव में दुनिया में इतना धन होता है क्या। मुझे तो ऐसा लगता था केवल बात तो ही है कि इतना धन, और इसने इतना सोना और चांदी इसने अपने जीवन में पहली बार देखा था। तो वो तो एक बार तो वो यूं सक पकाई गया, उसने कहा यार ये क्या तरीका होता है। अपने को पता है अपन भारत के अंदर मंदिर जो है वो शुरू से धन के केंद्र होते थे, ठीक है, मंदिरों के अंदर डोनेशन शुरू से अपने अच्छा ही जाता था, पहले भी और अभी भी, ठीक है। नॉर्थ इंडियंस अपन जो है अपन तो फिर भी कम करते हैं। साउथ इंडिया के अंदर आप चले जाओ, मैंने तो एक बार कभी कभार आंकड़े पढ़े कि साहब ये कोई वीकेंड था और उस वीकेंड के ऊपर जो साउथ में तिरुपति बालाजी, उसके अंदर एक दिन का जो डोनेशन था वो 13 करोड़ रुपए था। और जो साईं बाबा का मंदिर है वहां पे जो है वो मतलब ना वीकेंड पे जो वो कलेक्शन 3 करोड़ के आसपास आता है एक दिन का। उसके बाद में किसी ने बताया कि ये तो कुछ नहीं है, वीकेंड पे उल्टा ज्यादा आता है, 2 या 3 करोड़ का तो पर डे का कलेक्शन है। मैंने कहा हद है मतलब डोनेशन की। तो उस दिन से अपने खुद नहीं डिसाइड किया, बस ये ठीक है थोड़े दिन पड़ा वड़ा लेते हैं, उसके बाद में कहीं जाके मंदिर वंदिर खोलेंगे एक ढंग का। आप लोग आके थोड़े छोटे मोटे है ना डोनेशन तो करना, एक बार स्टार्टिंग करोगे ठीक रहेगा। तो खैर मंदिर जो कहने का मतलब है शुरू से धन के केंद्र होते हैं, पर सारे नहीं। कई तो मंदिर ऐसे हैं जहां पे है ना पुजारी जी बैठे रहते हैं, पुजारी जी के जो नॉमिनल चार्जेस भी मिलते नहीं है उनको। तो ये भी एक ट्रेंड होता है, जहां पे एक बार लोगों का हाथ ही मुड़ जाता है ना देने के लिए, वहां पे देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां पे आदमी जाके केवल हाथ जोड़े, मतलब बिल्कुल आराम से यूं थोड़ी सी भगवान से प्रार्थना कर सब करके और भलो करे भाव जी, मतलब अच्छा करना भगवान सब कुछ ही, और वापस रवाना।
बाबू जी कहते हैं अरे मूर्ख, जा रहा है तो कम से कम 10 20 50 रुपए तो डाल के जा डोनेशन बॉक्स में। बेचारा पुजारी बैठा है पास में, कोई देखे नहीं गया सुबह से। तो खैर ये ट्रेंड होता है। तो मंदिर जो है वो शुरू से इनकम, तो वो तो कहते हैं गजनवी हक्का बक्का ही हो गया था। अब एक्चुअली ये सोमनाथ पे अटैक कैसे हुआ था, इसके अंदर मतलब है ना इतिहासकारों के अंदर खूब ज्यादा मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस समय भयंकर युद्ध हुआ था, ठीक है ना। गजनवी की सेनाओं को एक या दो एक बार तो सब मतलब पीछे हटना पड़ा था। फिर फाइनली जो है वो सब जो यहाँ के सब गेट वेट तोड़ दिए गए, मतलब गजनवी जीत गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इतना भयंकर कोई युद्ध हुआ भी नहीं था, थोड़ा बहुत लोगों ने विरोध किया था। उसके बाद में सामान्य विरोध के बाद में गजनवी ने जो है वो सोमनाथ के ऊपर अधिकार कर लिया, ठीक है, जीत लिया उसके आसपास के इलाके को। और उसके बाद मंदिर पहुंचा, मंदिर पहुंचने के बाद में जब मंदिर के खजाने को खोला तो पैसा ही पैसा था। तो इतना सारा पैसा था, उसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि दुनिया भर की बैलगाड़ियां सब भरी गई, दुनिया भर के जो ऊंट थे उनके ऊपर रखा गया पूरा पूरा है ना सोना चांदी, और खूब सारा सोना चांदी सोना चांदी। अब इसमें गजनवी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, गजनवी की जितनी भी सेना थी वो कोई बहुत ज्यादा लॉयल नहीं थी। वो सारे के सारे लोग लूटपाट के लिए आते थे साथ में। वो अब भी अपन एक बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, खुम्स करके एक टर्म आती है। खुम्स का मतलब होता है लूट, मतलब जिसको अपन सामान्यतः इंग्लिश में बोलते हैं बूटी, लूटपाट का माल है। अब उस खुम्स का रेशियो ऐसे बढ़ता था, 20% मिलता था सुल्तान को, मींस सब है ना लीडर को, और 80% जो बाकी वाली जितनी भी आर्मी है, ठीक है, पूरी पूरी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब जो लोग लड़ने के लिए आए हैं आर्मी के अंदर, वो मूल रूप से बूटी के लिए ही आए हैं, लूटपाट के लिए ही आए हैं। तो इसलिए अब वो लोग सब है ना लॉयल्टी दिखाएंगे क्यों, है ना, गजनवी को। तो इसलिए कहते हैं गजनवी कई दिन तक तो अपनी सेना को वहीं पर है ना लेकर बैठा रहा, अलग अलग लोगों को बुलाया, उन सबको कन्विंस किया और कहा कि देखो इस बार लूट बहुत ज्यादा अच्छी है, आने वाले समय में है ना जब लोग आरएस की तैयारी करेंगे तब लिखेंगे कि सबसे सफल अभियान पर ये लूटपाट का माल जो तुम लोगों में बटेगा बराबर बटेगा, सबको मिलेगा, लेकिन यहां नहीं, घर जाने के बाद में ऐसा नहीं हो तुम लोग यहीं पे सब लूटपाट करने लग जाओ। तब वो सैनिकों का नहीं। फिर भी इसने कहा मुझे तुम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए इसने कहते हैं एक अपनी पूरी टीम बनाई, टीम बना के कहा सारे सैनिकों को है ना दिन में कम से कम 5 5 10 10 बार धमकाया जाए कि बीच में यदि किसी भी व्यक्ति ने इस पूरे खजाने से एक भी सिक्का चुराने का या निकालने का प्रयास किया तो उसको वहीं पे मारा जाएगा बिना किसी प्रश्न के। तो उसके बाद में उसकी पूरी टीम आश्वस्त हुई, उन्होंने जाके गजनवी को कहा कि साहब नहीं अब कोई लूटपाट करेगा नहीं, गजनवी का भरोसा नहीं है रे, इतना सारा पैसा देख के मेरी खुद की नीयत जो है वो है ना डावाडोल हो रही है, हिल रही है, ये लोग इतना सारा देखेंगे पता नहीं करेंगे ही क्या। उन्होंने कहा नहीं साहब अब तो अच्छे से समझा दिया है, और मैंने इनको ये भी कह दिया है किसी ने यदि एक भी रुपया चुराने का प्रयास किया तो उसका पड़ोसी भले उसे मार दे। तो कहा चलो ठीक है। अब सब गजनवीन वापस रवाना होने की सब तैयारियां आरंभ की। अब सब गजनवीन जैसे रवाना होने की तैयारियां आरंभ की तो कोई सलाहकार आ गया गजनवी के पास में, उसने कहा साहब अपन कब जाएंगे, मतलब साहब मतलब कैसे जाएंगे वापस। इसने कहा अपन जैसे आते हैं वैसे ही जाएंगे। उसने कहा एक शॉर्ट रास्ता है। गजनवीन का बता कैसे, कि साहब ये वाला रास्ता बहुत लंबा है, पूरा सब गुजरात क्रॉस करेंगे, फिर ये बाकी वाला रूट जो सब जिससे अपन आते हैं है ना रेगुलर, जो पंजाब की तरफ से बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ अपन सीधा कच्छ का रण को क्रॉस करते हैं, कच्छ के रण के बाद में सीधा आएगा सिंध, सिंध को क्रॉस करते ही थोड़ा बहुत क्षेत्र कोई पंजाब का लगेगा तो लगेगा, वरना सीधा ही अपने गजनी। तो फिर इसने गजनवी ने पूछा सब है ना पक्का श्योर है तू, ये जो रास्ता शॉर्ट है। इसने कहा साहब आप डायरेक्ट देख लो ना मैप के अंदर सीधा पड़ा है। तो कहा चलो ठीक है। अब ये लोग वहां से सब रवाना हुए तो गुजरात के किसानों को पता लगा कि सब गजनवी ने जो है वो सब है ना सब मंदिर को लूट लिया। तो कहते किसानों का मूड खराब हो गया। किसानों ने कहा यार पैसा हमारा, रात दिन खेतों में काम करे हम, उसके बाद में पैसे बचा के अपन भगवान के वहां पे चढ़ाएंगे, भगवान के लिए चढ़ा हुआ है, और ये बाहर से आते हैं लुटेरे लूट के चले जाते हैं, ऐसे कैसे जाएंगे। तो फिर उन लोगों ने अपना एक दल बनाया। इसके अंदर सबसे प्रमुख थे जाट किसान, ठीक है, बाकी वाले किसानों ने भी सब है ना सबने सहयोग दिया, लेकिन सबसे मेन थे जाट किसान। अब इन्होंने कहा अब अपन इनको वापस लूटेंगे। अब ये गए, अब जाट किसान जोश जोश में, बाकी वाले किसान भी जोश जोश में सब गजनवी की सेना का पीछा किया, लेकिन जैसे ही गजनवी की सेना को देखा हक्के बक्के हो गए, क्योंकि इनकी जो किसानों की संख्या बहुत कम थी और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। तो इनका जो भी नेता था उस जमाने के अंदर, उसने है ना बाकी वालों को सबको रोका और कहा रुको भाई रुको, आमने सामने युद्ध करने से तो मतलब भी नहीं है कोई, आमने सामने युद्ध करेंगे तो अपन सब मारे जाएंगे, इसमें कोई समझदारी भी नहीं है। बाकी वालों ने भी कहा हाँ यार समझदारी नहीं है, तो फिर कैसे करें, तो फिर अपन इनको है ना डिस्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद में लूटेंगे। तो फिर एक दिन ये बहुत कलाकारी से रात के समय जो है ना वो सब किसान गए। अब किसानों ने अपना दिमाग पूरा ही लगाया, सब किसानों ने जाके देखा सारे सैनिक जो बैठे है ना सब कुछ लोग सो गए,
और कुछ लोग बैठे सब गप्पे वप्पे मार रहे हैं। तो इन्होंने जो है वो सब सैनिकों को जो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनके जितने भी घोड़े बंधे हुए थे जहां पे, सारे घोड़े खोल दिए और घोड़ों को भगा दिया। तो घोड़े जैसे ही भागे तो एकदम से सैनिकों के अंदर हड़बड़ी हो गई। सैनिकों ने कहा घोड़े भाग रहे, अरे घोड़ों को पकड़ो रे। तो खूब सारे सैनिक तो अपने अपने घोड़ों को पकड़ने के लिए घोड़ों के पीछे भागे। इतने में कुछ किसानों ने जो है वो सब जो भी टेंट लगे हुए थे वहां पे आग वाग लगा दी एकदम से चारों तरफ, प्लानिंग के तहत। जैसे ही आग लगी तो बहुत सारे किसान जो किसान क्या, सैनिक, बहुत सारे सैनिक जो आग को बुझाने के लिए इधर उधर भागे। तो सेना तितर बितर हो गई, खलबली का माहौल टाइप से हो गया। कुछ घोड़ों को पकड़ रहे हैं, कुछ आग के लिए भाग रहे हैं इधर उधर। ऐसे में इन सब किसानों ने वहां पे वो जो टेंट जहां पे सोना रखा हुआ था वहां पे अटैक किया और अटैक करके जो वहां से सोना चांदी को लूट लिया। हालांकि सारा का सारा तो नहीं, पर एक ठीक ठाक अमाउंट जो है वो लूट लिया। लेकिन वो इससे पहले ज्यादा लूट थे, उससे पहले गजनवी के सैनिकों को पता लग गया। तो सब गजनवी के सैनिकों को सब एकदम से है ना, सब चिल्लाए, कह रहे कि ये तो बहाने हैं, आग और घोड़े तो मेन टारगेट तो यहाँ पे फोकस करो। तो वो किसान भाग गए वहां से। तो अब ये जो किसान थे वो अपनी पहली सफलता को लेकर बहुत राजी थे। लो साहब चलो, अपने पास इतना पैसा तो आया। अब नेक्स्ट डे इन्होंने प्लानिंग करी, चलो अपन आगे बढ़ते हैं वापस, ठीक है, आज इतना लूटा है कल और लूटेंगे। पर अब देखो दूध का जला जो है वो छाछ पे फूंक फूंक कर पीता है। अब गजनवी को पता लग गया था, अच्छा कोई न कोई जो है जो हमारा पीछा कर रहा है। तो अब अपने सब गजनवी ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पे कर दिया। कहना देखो अब तो यहाँ पे कोई है ना परिंदा ही पैर नहीं मारे। लेकिन अब गजनवी को चिंता भी हो गई कि यहाँ पे ऊंट गाड़ियां चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊंट गाड़ियां, बैलगाड़ियां, उनके अंदर सोना ही सोना भरा हुआ है। अब सैनिक सब है ना, गजनवी को लगा कि ये जो किसान आते हैं वो तो आते ही आते हैं, पर इन किसानों के कारण यदि यहाँ पे थोड़ी बहुत भी खलबली मच गई तो ये मेरी खुद की सेना जो है, अब ये पता नहीं किसान तो इसको लूटेंगे कि नहीं भी, लेकिन ये मेरे खुद के लोग ही इसको लूट लेंगे। इसलिए इसने अपने एकदम से सैनिकों को वापस कहा, कल से तुम लोग घेरेबंदी में चलोगे, सोने चांदी की गाड़ियां बीच में चलेगी, हीरे जवाहरात वगैरह, और बाहर तुम लोग दो ऐसे घेरे बनाकर चलोगे, कोई भी व्यक्ति घेरा तोड़ेगा नहीं, भले कुछ ही हो जाए। सैनिकों ने कहा ठीक है साहब। तो वो साहब इसने गजनवी ने कहा वो आएंगे, वो यहाँ पे कुछ न कुछ अराजकता फैलाने का साहब है ना प्लानिंग करेंगे, उसके बाद में लूटपाट करेंगे, इसलिए कुछ भी हो जाए तुम लोग कुछ मत करना। इधर सब किसानों ने खूब दिन तक पीछा किया, पीछा करते गए, लेकिन किसानों को अब समझ में आ गया था अब यार ये अपने को पास ही नहीं आने दे। तो फिर सब उनमें से जो भी उनका नेता था उसने कहा अब यार चुप के चलने से क्या ही मतलब, आराम से चलते हैं। तब वो खुलेआम ही आ गए उनके सामने, जबकि पहले है ना छिप कर पीछा कर रहे थे, अब वो खुलेआम आ गए। तो सब पहले 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चल रहे थे, फिर कोई आधे किलोमीटर के सब डिस्टेंस पे आ गए, फिर 100 मीटर के डिस्टेंस पे आ गए। अब वो सब किसानों को पता लग गया कि अच्छा अपन बोले कुछ भी कर लो, ये अपने ऊपर सब अटैक करेंगे नहीं। तो वो किसानों को सब समझ में आ गया। अब तो सब किसानों की स्थिति ये हो गई थी कि किसान बिल्कुल 5-7 मीटर की दूरी पे चले, उनके साथ ही पास ही, मतलब अब गजनवी की सेना जा रही है, गजनवी के सैनिकों को भी पता है कि ये लोग लूटने के लिए आए हैं। अब किसान भी कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं हाँ हम तो लूटने के लिए आ रहे हैं। अब तो किसान जो है वो गजनवी के सैनिकों से बातें ही करे, अरे तेरा नाम क्या है, कहाँ से आया, अच्छा चल ठीक है, इधर उधर करके वो खूब सारी बातें ही करे। तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा माहौल वहां पे सब मतलब पैदा हो गया कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है लेकिन आपस में गप्पे मार रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। इतने में कोई न कोई कलाकार था आप जैसा, उसने एक भाटा उठाया, यार कहा यार अपन कुछ करते हैं, निशाना विशाना लेते हैं। तो उन्होंने सब गजनवी के सैनिकों को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। गजनवी के सैनिकों को मारना पीटना स्टार्ट किया तो गजनवी के सैनिकों ने सेनापति से शिकायत की, साहब आपने कहा है कि लाइन तोड़नी नहीं है, जबकि ये लोग देखो पत्थर वत्थर मार रहे हैं। तो सेनापति ने कहा कुछ भी हो जाए थोड़ा सहन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब हद है, मतलब अब तो वो जो किसान है उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल तक आ गया, तो वो तो अब तो सब इनके सैनिकों के नाम तक जानते थे। तो नाम ले लेकर कहे अरे भाई थोड़ा अटेंड देखिए, हाँ बस अब एकदम ठीक है, रुक, और धड़ाम से पत्थर फेंक और बेचारे सिर फोड़ दे आगे वाले का। तो उन्होंने सब सैनिकों ने कहा सेनापति ये तो हद है सर, मतलब ये लोग ऐसे मार रहे हैं हम लोगों को और आप कह रहे हो कुछ मत करो। तो फिर सेनापति ने आज शाम को बात करते हैं गजनवी से। अब तो साहब बिल्कुल गजनवी से बात हुई, गजनवी ने कहा यार ये हद है क्या, तो क्या साहब हद क्या है, बाहर का घेरा है, उनके सबके सिर खोल दिए हैं सब, क्या ना किसी के मुंह मतलब फाड़ दिया उन लोगों ने, उनको जैसे इच्छा है वैसे करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, मिट्टी उछालते हैं, लकड़ियां फेंकते हैं। तो फिर गजनवी ने कहा तुम एक काम करो, कल जो घायल सैनिक है उनको अंदर खड़े रखना और फिट सैनिकों को रखना बाहर, और जैसे ये किसान आए पास में अटैक कर देना। तो सब नेक्स्ट डे गए वापस किसान। अब किसान तो यूं गए जैसे कोई मतलब है ना, कोई आदमी नहीं जाता ऐसे यूं सब बिल्कुल तफरी मारने के लिए कि हम लोग घूम फिर के आना है वापस। गए साहब किसान गए, एकदम से गजनवी के सैनिकों ने अटैक किया तो किसानों को लगा ओ लो सरप्राइज एकदम से। अब किसान भागे, पर देखो किसान भागने में अच्छे होते हैं,
भागने में अच्छे का मतलब है कि वो सब वास्तव में जिम या जो मेहनत की हुई होती है ना, वो एक खेत में किसान की सब मतलब की हुई होती है। तो अब किसान आगे भागे, हालांकि कुछ सब किसानों को पकड़ लिया, सब कुछ को सब मार भी दिया, बाकी वाले भाग के आगे चले गए, हाथ नहीं लगे इनके। तो वो गजनवी के सैनिक वापस आए, कहा साहब कुछ को तो मार दिया पर कुछ भाग गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कल आने दो वापस। नेक्स्ट डे किसान वापस आए। अब सब किसान भी कम नहीं थे, किसान आए वापस नेक्स्ट डे, एक छोटा सा सब है ना, मतलब वो जो है ना ग्रुप बना के। तो वो गजनवी के सैनिकों ने इनको किसानों को देखते क्या, अरे आज क्या भाई तुम लोग कम कैसे हो गए? किसानों ने कम क्या करें यार, ना आधे लोगों को कल तुमने मार दिया, आधों को तो नहीं पर है ना काफी लोगों को मार दिया था, काफी लोगों को तुमने मार दिया, बाकी वाले लोग जो है वो डर के चले गए वापस, इसलिए हम आए हैं। पर हम लोग देखो अभी गिव अप करेंगे नहीं, हम अभी तक पीछा करेंगे, लास्ट होप तक करेंगे। गजनवी का अच्छा हिम्मत है तो वो गए सब किसान पास में गए, गजनवी के सैनिकों ने अटैक किया। एक्चुअली इसके अंदर है ना वो जितने भी धावक थे, अच्छे रनर थे, उनको ही भेजा था। तो धावक भाग गए सारे, धावक भागे जो तो भागे, गजनवी के सैनिकों को चिढ़ाए कि तंतार बाप रे सौगन है आव लारे मन मारवा, मतलब तुझे तेरे पापा की कसम आ और पीट मुझे। तो वो गजनवी के सैनिकों ईगो हर्ट हुआ, गजनवी के सैनिकों ने और उनका पीछा किया। अब ये धावक कोई पकड़ा है उनसे, तो ये अच्छे खासे डिस्टेंस पे लेके चले गए। जबकि हुआ क्या था कि यहाँ पे केवल धावक आए थे, जो वॉरियर थे अच्छे लड़ने वाले, वो यहाँ पर खड़े थे कहीं साइड में। तो ये बाहर वाला घेरा इनके पीछे भाग गया और इन्होंने अटैक किया इनके ऊपर, और ये बेचारे पहले से जो मरे हुए थे उनको और मारा। तो कहते गजनवी को इतना परेशान किया किसानों ने जिसकी हद नहीं है। तो वो गजनवी कहता था कि यार पूरी दुनिया को मैंने परेशान किया, यार मुझे इन किसानों ने परेशान किया है। हालांकि उसके बाद में किसानों को सफलता मिली नहीं। वो जैसे कच्छ का सिंध का क्षेत्र खत्म होता है, तो उसके बाद में किसानों ने कहा अब यार देखो आगे वाला इलाका जो है वो अपने फैमिलियर नहीं है, अब चलते हैं वापस। तो इस कारण से किसान जो है वो वापस आ गए थे वहां से। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कुछ बातें। क्या लिखेंगे? तो है ना कन्नौज और ये जो मथुरा लिख लिया, उसके बाद प्रभास पट्टन या सोमनाथ। तो सबसे सफल है ना अभियान। वापस लौटते समय कच्छ व सिंध का रास्ता लिया। ठीक है, while returning he took the way of कच्छ एंड सिंध। फिर के गुजरात के जाट किसानों ने इसे परेशान किया तथा लूट लिया। गुजरात जाट फार्मर्स इरिटेटेड हिम एंड लूटेड हिम। तो इसे परेशान किया और लूट लिया। इस आक्रमण के समय भीम फर्स्ट गुजरात का शासक था। रूलर ऑफ गुजरात वाज भीम फर्स्ट ड्यूरिंग दिस अटैक। ये 1425। उसके बाद में अपन लिखेंगे 1427 कैंपेनिंग अगेंस्ट जाट। अब गजनवी गया, जाके उसने धन का बंटवारा किया, और बंटवारा करने के बाद में सैनिकों को कहा कि है ना वापस बदला लेना चाहते हो? सैनिकों ने कहा बदला लेंगे, कुछ भी करो। खूब परेशान किया इन्होंने हमें, तो चलो। तो ये वापस 1027 में जो है वो जाटों के विरुद्ध आता है, मतलब किसानों के विरुद्ध आता है शुद्ध रूप से। ठीक है, लेकिन इसके अंदर इसको कोई ज्यादा सफलता मिली नहीं। सफलता इसलिए नहीं थी क्योंकि इसके अंदर इसका कोई सामने कोई सब है ना पर्टिकुलर दुश्मन नहीं था। ये गया, इसने कुछ गांवों के ऊपर अटैक किया, गांवों कुछ लोगों को मारा। अब वो गांवों के लोगों ने कहा साहब हाँ हमने सुना था कि आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ तो था, ट्रेजेडी हुई थी, पर हम नहीं थे उसमें इन्वॉल्व, और कोई थे। तो ऐसे करके थोड़े बहुत कुछ अभियान किए। उसके बाद में गजनवी को लगा कोई यार मतलब नहीं है यहाँ पे, चलते हैं वापस। तो गजनवी वापस चला गया था। तो 1027 कैंपेनिंग अगेंस्ट जाट फार्मर्स, जाट्स एंड फार्मर्स। ठीक है, यह इसका अंतिम अभियान था। यह इसका अंतिम अभियान था। इट वॉज हिज लास्ट अटैक या इन्वेजन। यह इसका अंतिम अभियान था। फिर लिखे 1030 1030 गजनवी की मृत्यु। 1030 में गजनवी की मृत्यु। तो गजनवी की जो है वो मृत्यु हो गई थी 1030 के अंदर। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे गजनवी के दरबारी विद्वान। गजनवी के दरबारी विद्वान, तो ये गजनवी के दरबारी विद्वान, जो कुछ इसके जो विद्वान है, स्कॉलर है, और उनकी कुछ बुक्स है, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी लंबी भी हो गई, लंबी नहीं सॉरी, क्लास तो खैर है ना वो छोटी हुई है, पर बातें थोड़ी ज्यादा हो गई। अरे मेरी थोड़ी आदत है, जब भी कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, एंशिएंट होता है, तो स्टार्टिंग में क्लास थोड़ी स्लो चलती है। मिडिवल में भी क्लास जो है वो थोड़ी स्लो चलेगी, स्टार्टिंग में 2 या 4 दिन। उसके बाद में अपन एक बार स्पीड पकड़ाएंगे उसको, फिर न्यू ढंग से पढ़ेंगे। क्योंकि आज की क्लास में मुझे भी लग रहा है मतलब अपन लोग बिल्कुल ही कम पढ़ पाए हैं। तो है ना लिखे उत्बी, एक कोई राइटर हुआ है उत्बी। उत्बी क्या लिखे? किताबुल यामिनी, किताबुल यामिनी।
इसकी पुस्तक है। इसके आगे लिख लें यामिनी वंश की जानकारी, यामिनी वंश की जानकारी इसके अंदर, यामिनी वंश की जानकारी। चलो, तो इसमें कुछ चीजें और थोड़ी सी मेंशन करनी है, इसलिए आज के लिए इतना बहुत है। पर एक बार आप ये नाम सारे देख लेना, इनके जो है बुक्स उनके भी नाम आप देख लेना। कल अपन इनको थोड़ा आराम से वो है ना, अब मैं आपको एक बार डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि उतबी की पुस्तक है किताबुल यामिनी, इसके अंदर यामिनी वंश की जानकारी मिलती है, अर्थात गजनवी के वंश की जानकारी मिलती है। एक है वेहाकी, वेहाकी की पुस्तक है तारीख सुबुक्तगीन और तारीख मसूदी, ठीक है। तो ये दो इसकी पुस्तक है। सुबुक्तगीन एक्चुअली गजनवी के पापा का नाम था और मसूदी गजनवी के बेटे का नाम था। इन दोनों के नाम पर जो है वो वेहाकी ने पुस्तक लिखी है। फिर एक फिरदौसी, फिरदौसी की पुस्तक सब जानते हैं, आप में से भी कुछ लोगों को सुना हुआ होगा। इसकी पुस्तक का नाम है शाहनामा, ये ईरान का राष्ट्रीय ग्रंथ है। इसके बारे में अपन कल थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी की पुस्तक है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। तो इसमें से ये दो कुछ पुस्तकें हैं, इनसे जो है ना जुड़े हुए थोड़े बहुत किस्से हैं, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे ताकि आपको ये किताबें अच्छे से याद रहेगी, क्योंकि प्रश्न जो है वो खैर छोड़ो। तो आज के लिए इतना बहुत है, आगे मिलते हैं कल जो है अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड टेक केयर।